Welcome, dear friends. Once again, I am with you in front of you with a new video, and this video is going to focus on Indian economy 1950 to 1990. पोस्ट इकोनॉमिक पोस्ट रिफॉर्म्स 1991 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से पहले भारत की जो आर्थिक दशा थी उसमें प्लानिंग का क्या योगदान था, उसके बारे में ये वीडियो चर्चा करता है। तो उसी श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था उसकी क्या मुख्य बातें हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड दिस वीडियो इज जस्ट फोकस्ड फॉर स्टूडेंट्स हु आर लेट ब्लूमर्स वो इसलिए हैं बिकॉज दे डोंट स्टडी एट होम एट ऑल। बुक रीडिंग की हैबिट नहीं होने की वजह से तो उनके लिए बुक रीडिंग का ये कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ अ कम्प्रिहेंसिव पैकेज। ये क्या है? एक कम्प्रिहेंसिव, एक पूरा वेल प्लान्ड एक पैकेज, एक सिस्टम है जिससे बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स which covers various issues connected with the different industrial enterprises of the country। तो ये क्या है? पॉलिसी मेजर विच कवर्स वेरियस इशूज कनेक्टेड विद द डिफरेंट इंडस्ट्री। जो भारत के तरह तरह के जो उद्योग धंधे हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं होंगी, उनके बहुत सारे इशूज होंगे, उनके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उन सब को एक साथ समाहित करके उनकी सारी समस्याओं का एक निदान के रूप में क्या सलूशन हो सकता है, उनके जो इशूज हैं उसको एड्रेस करने का एक प्रयास है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इससे पहले भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में। चलिए हम देखते हैं इसको। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इसेंशियल फॉर डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज ऑफ द कंट्री। भारत के उद्योग धंधों को नियंत्रित करने के लिए, एक उनको मार्गदर्शन करने के लिए, एक जो रूल, नियम और कानून की और फैसिलिटेट करने के लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत थी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस बात को फोकस करता है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो 48 के बाद भारत में बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहे थे, विच नेसेसिटेड, जिसने आवश्यक कर दिया फॉर अ फ्रेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि एक नई औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार की जाए। सो ऑन 30 अप्रैल 1956, 30 अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो दूसरी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो रेजोल्यूशन संकल्प was adopted in India, which also formed the basis of a second 5-year plan। और यही IPR 1956 सेकेंड 5-year प्लान का बेसिस बना, आधार बना। 1956 पॉलिसी emphasized the need to expand the public sector। इसने किस बात को फोकस किया? तो ये पब्लिक सेक्टर को विस्तार देने पर फोकस किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किन किन आधारों पर किया गया और कैसे कैसे किया गया। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 द इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी comprised इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। ये सरकार के द्वारा अधिगृहित की हुई थी, सरकार के द्वारा ही इसको स्थापित करना था, सरकार ही इसकी मालिक होती, तो सब कुछ सरकार, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर इसलिए आएंगे। इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज, तो इसमें कितनी इंडस्ट्रीज थी? 17 इंडस्ट्रीज वेर इंक्लूडेड, लाइक आर्म्स, एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से, डिफेंस वगैरह, जो मतलब सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ग्रोथ जो देश का है उसके लिए आधारशिला जो रखने का काम इन्हीं इंडस्ट्रीज के कंधों पर था। तो सब 17 उद्योग थे
शेड्यूल ए में 17 उद्योग थे जो कि पब्लिक सेक्टर में थे, सरकार के नियंत्रण, डायरेक्ट नियंत्रण में थे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे देश की जो सिक्योरिटी है उसके लिए और देश के विकास की आधारशिला को बनाए रखने के लिए। अब आते हैं दूसरे शेड्यूल में, शेड्यूल बी। इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्रीज, पहले में 17 था, अब इसमें 12 इंडस्ट्रीज वर प्लेस्ड विच विल बी प्रोग्रेसिवली सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, दिस शेड्यूल इंडस्ट्रीज लाइक एल्युमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो द स्टेट वुड बी लाइक द इनिशिएटिव्स ऑफ सेटिंग अप द इंडस्ट्री। तो स्टेट जो है इस जो शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी उसके लिए स्टेट इनिशिएटिव लेता, मतलब सरकारें जो है इसको स्थापित करती एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट, और उनके इस प्रयास को प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मिलता, इस तरीके का प्रयास था। ओके, तो द स्टेट वुड टेक इनिशिएटिव्स ऑफ सेटिंग अप industries and private sector will supplement efforts of the state. This schedule includes industries like aluminium. तो एक प्रकार से प्राइवेट धीरे धीरे इन इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन हुआ। जब प्राइवेटाइजेशन की जब श्रृंखला शुरू हुई तो इनका जल्दी से प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो ये एक प्रकार से पीपीपी मॉडल कह लीजिए। पीपीपी मॉडल एग्जैक्टली नहीं है। पीपीपी मॉडल में तो होता है कि सरकार और वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन पहले इनिशिएटिव सरकार को लेना था यहाँ पर और इसके बाद प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट किया। लेकिन जो कह सकते हैं कि पीपीपी जो ट्रिपल पी मॉडल है उसके काफ़ी नज़दीक था। शेड्यूल सी, दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। द स्टेट वुड फैसिलिटेट एंड इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस इंडस्ट्रीज। ये पहले प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सेटअप करनी थी, बी इन द प्राइवेट सेक्टर में रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर इसका ऑनर होगा, लेकिन स्टेट क्या करेगा, उसको सप्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा। दीज इंडस्ट्रीज वेयर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेज एनफोर्स्ड अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। और ये इस पर जो कंट्रोल होगा, शेड्यूल सी की जो कंपनीज थी उसके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा, तो इनको लाइसेंस इशू करने का काम सरकार करेगी। और यहीं पर जो है लाइसेंस जो कोटा राज जो था लाल फीताशाही यहीं पर बढ़ा और इसकी वजह से इस सेक्टर का ग्रोथ जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया, क्योंकि यहीं पर करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइसेंस देने में, लेने में, पास करने में, सब हर जगह हर्डल्स क्रिएट किए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17, शेड्यूल बी में 12 और रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर अंडर शेड्यूल सी। ये टोटली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। नहीं, ये भी कंट्रोल किया गया था स्टेट के द्वारा ही, स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया, ये मतलब स्टेट के द्वारा इस तरह से कंट्रोल किया गया था कि लाइसेंस वगैरह देने के लिए वो कंट्रोल बाय प्राइवेट सेक्टर। बट इनकी जो कंट्रोलिंग का एक सिस्टम बनाया गया वो है लाइसेंस के द्वारा कि सब अगर आप प्राइवेट सेक्टर ओपन करना चाहते हैं तो उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी विच वुड प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, ये स्टेट के द्वारा ही ओन की जाएंगी। और शेड्यूल ए में तो कम्प्लीटली एक्सक्लूसिवली स्टेट ओन थी। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइसेंस क्या, एक रिटन परमिशन है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट से लिया जाता है टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। The Industries Development and Regulation Act 1951 empowered the government to issue license for setting up of a new industries, expansion of existing ones, and diversification of products. अब यहाँ 3 तरह से लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई। पहला है कि सेटिंग न्यू इंडस्ट्री अगर सेटअप करना चाहते हैं तब आपको चाहिए एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, और जो वर्तमान में जो ऑलरेडी स्थापित हैं, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, उसके एक्सपेंशन के लिए उसका विस्तार करने के लिए, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट पहले से प्रोडक्ट का लाइसेंस आपने कराया एक प्रोडक्ट का, तो दूसरा प्रोडक्ट नहीं आप सेल आउट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना था कि आपको अलग से एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी।
According to industrial licensing, no new industry was allowed unless a license is obtained from the government. Point number 1, कोई नया इंडस्ट्रीज नहीं ओपन किया सकता जब तक कि गवर्नमेंट लाइसेंस ना दे दे. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in the economically backward area. और जो गरीब जो प्रदेश थे या गरीब जो पॉवर्टी प्रोन एरियाज थे वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री का लाइसेंस लेना चाहे तो उसको आसानी से दिया जा सकता था. इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशन, ऐसी इंडस्ट्री को कंसेशन भी दिया जाता था, सच एज टैक्स बेनिफिट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टैरिफ. जो टैक्स बेनिफिट दिया जाता था और उसको बिजली जो है कम दर पर देना पड़ता था. द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी, और इसका उद्देश्य था क्या कि जो क्षेत्रीय विषमताएँ हैं उसको दूर करना. थर्ड पॉइंट है लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपैंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन. अगर वो अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अन्य कुछ और नए प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत थी. लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट देयर इज़ अ नीड फॉर लार्जर क्वान्टिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी को ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत है तभी गवर्नमेंट जो है उसको लाइसेंस देती थी. अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इस पर वीडियो बनाया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI. तो बेटर है कि छोटे सा एक स्मॉल वीडियो बनाया जाए, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो पैरामीटर्स है समय समय पर बदलते रहे हैं. 5 लाख से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1 करोड़ से अभी वर्तमान में इसका 1 करोड़ है. तो इसको इसी में छोटा सा ही इसलिए इसको कवर कर लेते हैं. इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, कार्वे कमेटी इसको कहते हैं. ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को कई बार मैंने मार्क भी किया हुआ आ चुका है. रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट. ग्रामीण विकास को प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास जरूरी था और इसी बात को फोकस करता है. अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट. ठीक है, इसी आधार पर इसका डिवीजन किया गया कि कितना एसेट्स हो सकता है, मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है. इसी आधार पर इसका डिसीजन किया गया कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा. दिस लिमिट इज चेंज्ड फ्रॉम ₹5 लाख 1950 में जब स्टार्ट हुआ था तब ये 5 लाख था और अभी वर्तमान में इसकी लिमिट को 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होने के लिए जो इसकी लिमिट है 1 करोड़ तक कर दी गई है. अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म. 2 बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कम पूंजी से शुरू किए जाने वाले उद्योग हैं, तो इसलिए इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बड़ी संभावनाएं होती हैं. और नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, और कहा जाता है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ी फर्मों से मोनोपोलिस्टिक फर्म से इसको नुकसान नहीं है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दैट इज दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, देयरफॉर दे generate more employment. After agriculture, small scale industries provide employment to the largest number of people in India. अब दूसरा पॉइंट है हमारा नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट compete with the big industrial firms. They can flourish only when they are protected from the large firms. So various steps were taken by the government for their growth. Reservation of products and various concessions. Reservation of products. Government reserved products of a number of products. The government reserved production of a number of products for the small scale industries. इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है. The criteria of for reserving the products depends on the ability of these units to manufacture the goods. तो ये जो है 2 बातें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहली बात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, दूसरा नीड फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम द बिग फर्म्स. तो इनको कैसे प्रोडक्ट किया गया? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स थे उसको रिजर्व कर दिया गया कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर में इसका प्रोडक्शन करेंगे, बड़ी कंपनियां इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकती, जिससे उनको एक अच्छा खासा मार्केट मिल जाता, प्रोडक्ट बेस मिल जाता. दूसरा है वेरियस कंसेशन. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेर ऑल्सो गिवन कंसेशन. उनको कंसेशन दिया गया सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, तो लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट. तो एक्साइज ड्यूटी को उनको कम कर दिया गया और बैंक लोन्स वगैरह में इनको इंटरेस्ट रेट कम किया गया. तो इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया. आपको याद रखना है कार्वे कमेटी
1955 5 लाख से स्टार्ट था, 1 करोड़ तो हो गया। इनका उद्देश्य क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था और नीड फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। ये 5 पॉइंट आपको 5 मार्क्स के सॉलिड कई बार पूछे जा चुके हैं। थैंक यू।